गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो हम लोगों की सेशन चल रही है 69th BPSC को लेकर के, और इसमें सेशन में भी हम लोग देख रहे हैं साइंस सेक्शन को। क्यों? क्योंकि साइंस का एक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है आपकी इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज के सेक्शन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके BPSC एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है, यानी द यूनिट ऑफ पावर इज हर्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूट्रन एंड उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वॉट। वॉट शक्ति का होता क्या है? एक्चुअली कार्य बटा समय, है ना। कार्य बटा समय यानी वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम हो जाता है। और इसकी SI यूनिट को अगर हम देखते हैं तो SI यूनिट क्या है? इसकी वाट है। वाट है इसकी SI यूनिट, और यह वाट किसके बराबर है? जूल पर सेकंड के बराबर होता है। जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। वाट किसके बराबर है? जूल पर सेकंड के यह बराबर होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके यूनिट से हमेशा एक ना एक क्वेश्चंस आते ही हैं। BPSC का इस तरह का पेड क्वेश्चंस रहा है कि कुछ ना कुछ एक यूनिट से पूछ लेता है। यूनिट हो गया या आपका स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरिंग को द्वारा, नौ संचालकों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। डी, नौ संचालकों। यानी इससे होता क्या है, जो महासागर में जो डूबी हुई जो वस्तुएं होती है, कोई वस्तुएं महासागर में डूब गई है तो उसकी स्थिति को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। तो किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा इसका यूज किया जाता है। होता क्या है? एक हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें क्या होता है? हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी यूवी क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा क्या होता है? इसको भेजता है, इस वेव्स को। ये क्या करता है? महासागर में जो वस्तु है उससे जाकर के टकराता है, और फिर पुनः ये किसके रूप में? इको यानी प्रतिध्वनि के रूप में, इको यानी प्रतिध्वनि के रूप में ये क्या होता है? ये ऐसे जाता है उस वस्तु से टकराकर, किससे? किसी भी ऑब्जेक्ट से या वस्तु से क्या होता है? टकराकर, वस्तु इससे या ऑब्जेक्ट से टकराकर ये वापस आता है, जिसे हम प्रतिध्वनि के रूप में जानते हैं, है ना, प्रतिध्वनि के रूप में। और इसी वजह से इससे क्या पता चल जाता है कि हमें वस्तुओं की स्थिति के बारे में जानकारी पता चल जाती है। तो इसका यूज किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सोनार का जरा फुल फॉर्म को देख लेते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार, सोनार इसका फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन। क्यों? क्योंकि अब जब वेव्स जाके टकरा के आ रहा है तो प्रतिध्वनि साउंड ही तो होती है, ध्वनि है, साउंड है। तो क्या होता है? साउंड नेविगेट करना, यानी साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेंजिंग, ओके, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एग्जाम में पूछ लेता है आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, यानी जो फर्स्ट लॉ है, वो किससे जाना जाता है? फर्स्ट लॉ जो है उसको बोला जाता है जड़ता का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब इसमें यह होता है कि जो वस्तु जिस कंडीशन में है वो उसी रूप में रहना चाहती है, अनलेस अनटिल जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हो। यानी अगर आप बैठे हैं तो आप बैठे रहना चाहेंगे जब तक कि मैं आपको धक्का मार के ना बोलूं कि चलो किसको यहाँ से साइड हटो, ओके। तो ये क्या हो गया कि जो वस्तु या कोई भी पिंड जिस रूप में रहना चाहती है, जिस सिचुएशन में रहना चाहती है, वो उसी में अनलेस अनटिल उस पर कोई बाहरी बल प्रयोग ना किया जाए तो उसी सिचुएशन में रहती है। तो क्या बोला जाता है? जड़ता का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। ये किसके लॉज है? तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्व आकर्षित होती हैं? Who among the following had already told before Newton that all objects are gravitate towards the earth? Okay, now ऑप्शन क्या दिया गया है? आर्यभट्ट, वारामिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त। डी इज योर राइट आंसर। एक्चुअली जो ब्रह्मगुप्त थे वो क्या है? मैथमेटिशियन भी है एंड एस्ट्रोनॉमर भी है। तो यहाँ पे क्या होगा? गणितज्ञ और या खगोल शास्त्री भी हैं।
गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन प्लस यह खगोल शास्त्री, दोनों है, ये दोनों है। और इनकी एक रचना भी है जो काफी चर्चित है, वो है ब्रह्म सिद्धांत की रचना भी इन्होंने दिया है। क्या है? ब्रह्म सिद्धांत की रचना। इनकी रचना कौन सी है? ब्रह्म सिद्धांत। ये क्या है? इनकी रचना है ब्रह्म सिद्धांत। इनकी रचना है ब्रह्म सिद्धांत। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की बूंद की गोल आकार जो होती है, वर्षा की बूंद कैसा होता है? गोल आकार की आकृति, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? गोल होता है। उसका क्या कारण है? ऑप्शन ए द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भी दिया गया, अब में से कोई नहीं, अब में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्षा की बूंद का पृष्ठ तनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। एक्चुअली इसमें एक गुण होता है, जो वर्षा की बूंद है इसका गुण कैसा होता है? ये इसका एक जो क्वालिटी आप बोल सकते हैं, जो स्वतंत्र जो लिक्विड होते हैं ना, उनका स्वतंत्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है काफी कम होता है। ओके, ये क्या होता है? काफी कम होता है। यानी इसका मतलब ये न्यूनतम क्षेत्रफल घेरते हैं। कितना? मिनिमम क्षेत्रफल यानी मिनिमम एरिया। ये मिनिमम क्षेत्रफल या मिनिमम एरिया को ये घेरते हैं। मिनिमम एरिया को ये घेरते हैं। कौन? तो किसी भी द्रव्य का, कोई भी लिक्विड रहे, उसका जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है मिनिमम एरिया को घेरता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हो गया। तो अब आपका बूंद क्या है? वो भी तो लिक्विड है, द्रव्य है, तो यह इसका एक आप सोच सकते हैं नेचर ही है, क्यों क्या करेगा? वो बहुत ही मिनिमम एरिया को घेरता है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो आयतन, जो आयतन होती है यानी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम जो होगी, इसकी जो गोल आकार की आकृति होती है, वॉल्यूम यानी जो आयतन है उसकी जो गोल आकार की आकृति होती है, यह आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जो गोल आकृति है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है अन्य आकृतियों के जो पृष्ठ के क्षेत्रफल से काफी कम होता है। जो अन्य आकृति होती है उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल से काफी कम होता है। किसका? तो इस आप बोल सकते हैं आयतन के लिए, इसके आयतन के लिए। तो बोला है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति। तो आयतन वहां पर क्या काम करेगा? आयतन काम करेगा कि आयतन जितना बड़ा होगा वो अपना क्या करेगा? उतना एरिया लेगा। तो इसकी आकृति कैसे? इसका आयतन क्या होता है? इसका आयतन जो है काफी कम होता है अन्य जो लिक्विड होते हैं उनके कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल काफी कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? किस विकिरण में? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम? ऑप्शन दिया गया है 320 to 400 nm, 200 to 280 nm, 280 to 320 nm, 400 to 600 nm। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम जो है सर्वाधिक होगी? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी, सॉरी, किस विकिरण में पूछा ना ऊर्जा प्रति क्वांटम जो है सर्वाधिक होगी, वो होगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सबसे ज्यादा किसमें होगा ऊर्जा प्रति क्वांटम? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नाउ या इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊर्जा प्रति 400 है, 600 है ना, तो ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। यस, बी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संवहन के द्वारा उष्मा का हस्तांतरण हो सकता है। संवहन के द्वारा यानी ट्रांसफर ऑफ इट कैन टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। क्या होगा? ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव्य में, निर्वात एवं गैस में। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? संवहन बोला है ना, संवहन। इसमें होता क्या है? संवहन की जो प्रक्रिया होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि संवहन कभी भी ठोस में नहीं होता है। मैंने एक दिन और भी आप लोग क्लास में बताया था, सपोज यहाँ पर ए है, ये बी है, सी है, तो संवहन जो है वो ऐसे होता है, इस प्रकार से संवहन इस प्रकार से होता है। ओके, और जो विकिरण होता है वो ऐसे होता है। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इससे सपोज एक एग्जाम्पल इसमें आप इस प्रकार से होने का मतलब है, आपने गैस चूल्हे पे क्या किया है? चाय बनाने के लिए पानी गर्म किया है। तो पानी को जाहिर सी बात है किसी पतीली में रखेंगे, तो वो जो पानी गर्म होती है, होता क्या है? पहले पतीली गर्म होती है, फिर नीचे का पानी गर्म होता है, और फिर उसके कण क्या होते हैं? जब ऊपर जाते हुए पानी को जो ऊपरी परत जो पानी की होती है वो भी गर्म हो जाती है। तो ये आपके एग्जाम्पल होता है संवहन का। तो संवहन जो है वो केवल किस में होता है? द्रव्य में होता है और आपके
गैस में होता है, ठोस में संवहन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, गैस। सी, गैस एवं द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। इसे पूछा है यांत्रिक तरंग कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है? आपकी मैकेनिकल वेव्स है। कैसे है? तो ये क्या करती है? ये अपने स्वरूप को बिना बदले हुए, ये क्या करती है? स्वरूप को, अपने नेचर को बिना चेंज किए हुए, स्वरूप को बिना चेंज किए हुए क्या करती है? एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता जाता है। इसके स्वरूप में कोई चेंज नहीं होती है। माध्यम में क्या चेंज होगा? उसमें कोई चेंज नहीं होती है साउंड में। ये अपने एक निश्चित चाल से आगे बढ़ा जाता है। नेचर में बिना चेंज किए हुए जो होता है, ये माध्यम में एक निश्चित चाल से क्या होती है? आगे बढ़ते रहती है, आगे बढ़ते रहती है। फिक्स्ड जो बोला जाए स्पीड से ये आगे बढ़ते रहती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंग में आता है। तो यांत्रिक तरंग का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग। तो जो रेस्ट ऑफ दी तीन देख रहे हैं, ये तीन किसके एग्जांपल होंगे? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल है। EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के ये तीनों एग्जांपल है। कौन कौन से? रेडियो तरंग हो गए, एक्स तरंग हो गए, और आपका प्रकाश तरंग। किसका हो गया ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल्स। नाउ, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, यानी जो कंपोनेंट्स हैं उसके क्या क्या हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर ए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु नाभिक के, यानी सपोज ये आपका परमाणु हो गया, इसके अंदर ये आपका नाभिक हो गया, है ना, और इस नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है, आपका न्यूट्रॉन होता है, और यह जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर काटता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो बोला गया है परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? नाभिक का यानी अंदर इस न्यूक्लियस का पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी सी इज योर राइट आंसर। सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ऑप्शन ए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, बी, मोमबत्ती का जलना, सी, दूध से दही का बनना, डी, पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? जो कारक को हटा देने के बाद क्या होता है? वो अपनी जो पूर्ववर्ती अवस्था में वापस आ जाए, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और ये क्या होता है? अस्थायी होता है, इररिवर्सिबल होता है। अस्थायी यानी बोल सकते टेम्पररी, एंड इररिवर्सिबल होता है, ये उत्क्रमणीय जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वाष्पन के द्वारा, जब आप वेपराइजेशन के द्वारा क्या होता है? चीनी जो है, चीनी को हम अलग कर सकते हैं, पुनः अपने वापस अवस्था में ये आ सकता है। तो पानी में चीनी का घुलना, ओके, इसको हम वेपराइजेशन यानी वेपर के द्वारा क्या कर सकता है? वाष्पन के द्वारा हम इसे चीनी को तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो यानी ये अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट दिया गया है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो इसका राइट आंसर पूछा है, क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है, एंड डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या दिया गया है? इस ए ऑप्शन क्या है? इसमें डी दिया गया है। अब यहाँ पर बोला कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, जो हम लोग की जो प्रिडिक्ट टेबल होती है उसकी बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनीय जो बंधुता है किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, यह गलत है। नेक्स्ट बोला है, किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। त्रिज्याएं जो है सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? क्या क्या दिया गया है? 28, 287, 28, यहाँ पे 2 होगा। ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखा जाए 28 यानी कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा? यह 28 नियॉन का हो गया, नियॉन का। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल कितना है? 2 + 8 + 7 कितना हो गया? 17 हो गया। तो ये कि 17 किसका है? क्लोरीन का है। क्लोरीन का 17 है।
2 8 10 हो गया, प्लस 8 18 हो गया। तो यह किसका आ जाएगा? 18 आपका आर्गन का है, आर्गन का है। क्वेश्चन पूछा है कि धातु तत्वों के लिए होती है, धातु तत्वों के लिए होती है। ओके, धातु तत्वों के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना है, 2 8 10 18 2 20, यानी यह कैल्शियम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी आंसर क्या हो जाएगा? डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि धातु तत्व के लिए बोला है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। तो 2 8 8 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, यानी बोला जाए कि नॉट एन एलॉय, कौन सा है? स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज, तांबा। वेरी इजी, तांबा मिश्र धातु नहीं है। राजस्थान का खिचड़ी काफी प्रसिद्ध है तांबा के प्रोडक्शन के लिए, है ना? तो क्या हो जाएगा? तांबा कोई मिश्र धातु आपका नहीं है, तांबा। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? यानी यौगिक का मतलब क्या हो गया? सबसे ज्यादा कंपाउंड का मिला जुला करके सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं कि किसी भी चीज में मिला दो, है ना? कंपाउंड सबसे ज्यादा करके मिला, सबके साथ जो मिल सकता है, तो सबसे सर्वाधिक किस यौगिक का निर्माण कौन करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्बन। सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण कौन करता है? तो कार्बन करता है। बट ऑब्वियसली बात है, हर जगह हाइड्रोजन मिलाते चलोगे नहीं, लेकिन कार्बन को देख लो, हर किसी के साथ जुड़ जाता है। तो सबसे ज्यादा यौगिक का निर्माण कौन करता है? कार्बन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन पूछा है, देख लेते हैं क्या है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्यों होगा ऑप्शन सी? हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर पे पूछो तो क्या है? 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। अगर इसकी बात की जाए कि इसके आइसोटोप्स के, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ओके, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी इसके आइसोटोप्स का मतलब हो गया समस्थानिक। 3 होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम इसको बोला जाता है साधारण हाइड्रोजन। नॉर्मल हाइड्रोजन है, साधारण हाइड्रोजन इसे बोला जाता है साधारण हाइड्रोजन। और इसी में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में, बहुत आसान है, समझ आएगा तो वो हमेशा ध्यान रह जाएगा। अब बात आती है कि इसके 3 आइसोटोप से सेकंड वाला है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम सेकंड है, ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम में होता क्या है? ये थोड़ा भारी हाइड्रोजन होता है। ये क्या होता है? भारी हाइड्रोजन है, या भारी हाइड्रोजन है, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में। ओके, तो भारी हाइड्रोजन है, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन। ओके, एंड थर्ड है आपका ट्राइटियम। ट्राइटेरियम, एक ये ट्राइटियम थर्ड। ओके, ये क्या होता है? सबसे भारी हाइड्रोजन होता है, सबसे भारी। इसमें कितने होते हैं न्यूट्रॉन? इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल में पूछा गया है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ऑक्सीजन में है, नाइट्रोजन में है, तांबा में है, हाइड्रोजन में नहीं है। क्योंकि 103 आइसोटोप्स में, एक तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसके 3 आइसोटोप्स से प्रोटियम में नहीं है, तो उसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन नोबल गैस कहलाती है? नोबल गैस यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो नोबल गैस क्या क्या है? ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। नोबल गैस हो या आपका उत्कृष्ट गैस पूछ ला हो, है ना? उत्कृष्ट गैस हो या नोबल गैस हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस, टोटल कितनी है?
इस 6 को बस हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी क्वेश्चन कभी भी इससे पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। इस 6 को ध्यान रखना है। कौन कौन से वो 6 हैं? हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन एंड रैंडम। इनको नोबेल गैस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं, इनका रासायनिक क्रियाशीलता का जो है इसमें अभाव पाया जाता है। केमिकल रिएक्शन जो इनका है, रासायनिक क्रियाशीलता उसकी अभाव पाई जाती है, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में रहते हैं ये, तो इनको नोबेल गैस बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पूछा है तो क्या होगा? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। हीलियम दिया है, आंसर सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है जंतु विज्ञान? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित एवं मृत जानवर दोनों का, जीवित एवं मृत वनस्पति दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवित व मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्भव हुआ है वो कब हुआ है? उद्भव लगभग कितने साल पहले? 20,000, 2 लाख, 20 लाख, कितने करोड़ हो जाएंगे? अनगिनत, तो काउंट करना पड़ जाएगा। और अब पता नहीं कितने चले जाएंगे, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को आप लोग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर दें। इट्स बेटर कि इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दें। ओके, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट लिव इट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक संख्या जो है वो है कीटों की। सबसे अधिक संख्या में कीट पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? सेंट्रोल यानी तारक कांद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? नाभिक के अलावा एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अब बात आती है यहाँ पर कि इस डीएनए की खोज किसने की थी? खोज, डीएनए की खोज किसने की थी? यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए का खोज फ्रीडरिक, मैं क्लास में पहले ही बताई हूँ, आज फिर बता रही हूँ, फ्रीडरिक फिशर। फ्रीडरिक, क्योंकि यहाँ पे सवाल बनते हैं, फ्रीडरिक मिशर। सॉरी, 1869 में, 1869। अच्छा, ये शायद ना दिख रहा हो क्लियर। ओके। अब सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन। डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, जेम्स वाटसन लिख रही हूँ, व्हाट्सअप नहीं लिख रही हूँ, व्हाट्सअप मत कर दीजिएगा। ओके, चलिए। और फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, क्रिक, ओके, क्रिक, फ्रांसिस क्रिक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। नेक्स्ट है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? गेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डोब्रीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए। आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? मेंडल को माना जाता है, मेंडल को आनुवांशिक विज्ञान का जनक। ये सब बिल्कुल याद रहना चाहिए, पता नहीं एग्जाम में और आपके साइंस में क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है?
यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका किया जाता है? बायो फर्टिलिटी के रूप में, उर्वरता दिया है फर्टिलिटी के रूप में। ऑप्शन है एजोला, नीलहरित शैवाल, अल्फा लफा। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, 1 और 3, 1 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एजोला और नीलहरित शैवाल। इन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नाइट्रोजन फिक्सीकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इस प्रकार के जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए एजोला, नीलहरित शैवाल। इसके अलावा और क्या होते हैं इसमें? राइजोबियम, राइजोबियम। अन्य अगर सपोज क्वेश्चन चेंज करके दिया तो ध्यान रखिएगा ये तो है ही नाइट्रोजन फिक्सिंग में, एजोला है, एजोटोबैक्टर और नीलहरित शैवाल है। इसके अलावा आपका क्या है? राइजोबियम, राइजोबियम और आपका एजोटोबैक्टर भी आता है, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर ये भी इसमें आता है, एजेटोबैक्टर भी आता है, एजेटोबैक्टर। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग के हैं, यानी जैव उर्वरता के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि आखिर ये अल्फा अल्फा क्या होता है? फिर ये अल्फा अल्फा क्या है? तो ये जो है ये एक प्रकार का फलीदार पौधा होता है। ओके, कैसा होता है यह? फलीदार पौधा। चलिए, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 and 2, यानी बी, 1 and 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में जल का परसेंटेज जो होता है कितना होता है? वयस्क मानव शरीर में कितना हो जाता है? ऑप्शन क्या है? 10%, 30%, 65%, 75%। तो याद रखिएगा यहाँ पे वयस्क मानव दिया है, इस तो कितना होता है? 60% से लेकर 70% होता है। और इसमें भी क्या होता है? 65%, 60 से 65% जो होता है ये आपके मेल के लिए होता है, मेल के लिए। एंड 55 से 60% ये किसके लिए होता है? फीमेल के लिए, फीमेल के बॉडी में होता है। और यह तो यहाँ पे आंसर बोला है कि वयस्क मानव शरीर में 60 से लेकर 70%। तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब ये जो 75 देख रहे हैं ना, ये नवजात बच्चे के शरीर में होता है, नवजात शिशु के बॉडी में होता है, नवजात शिशु। नवजात शिशु में कितना होता है? 75% नवजात शिशु में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन जो है प्रारंभ होता है? मुख गुहा से किसका पाचन? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है? लार, यानी जिसको आप बोलते हैं सैलिवा, लार। ये क्या करता है? इस लार में क्या होता है? इस लार में कौन सा एंजाइम होता है? इस लार में कौन सा एमालाइज एंजाइम होता है? एमालाइज एंजाइम, एंजाइम होता है। और यह एमालाइज एंजाइम क्या करता है? ये जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है? यह भी एक बोला जाए तो कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। इसको क्या करता है? यह माल्टोज में, किसमें तोड़ देता है? माल्टोज में, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन में तोड़ता है, डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। किसको? स्टार्च को। तो हम एमालाइज एंजाइम, स्टार्च हो गया हमारे मुंह। अगर किसी खाद्य पदार्थ को लेते हैं तो सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है। तो एमालाइज एंजाइम उस कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को तोड़ करके क्या करता है? माल्टोज में और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। पाचन हमारा मुख गुहा में कहाँ से आरंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? सेम क्वेश्चन हो गया। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? स्टार्च। और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओ चलिए, आज की क्लास का क्वेश्चन फिनिश हो गया, पता ही नहीं चला। कोई भी डाउट्स हो, आप लोगों को कुछ भी कोई क्यूरीज हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या क्वेश्चंस का कुछ लेवल चेंज करना हो, कुछ और कोई डिमांड हो आपकी, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।